नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की समीक्षा बैठक। वर्ष 2025-26 में 20,000 समितियों को जोड़ने का रखा लक्ष्य और साथ ही पारंपरिक मीठे या लुप्तप्राय बीजों के संवर्धन व संरक्षण के उत्पादन पर दिया जोर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की मंथन बैठक। साल 2024 की उपलब्धियों और वर्ष 2025 की प्राथमिकताओं पर की चर्चा। युवा, किसान, गरीब और महिला को पहली प्राथमिकता बताया। कृषि, किसानों और ग्रामीण भारत की तकदीर और तस्वीर को बदलकर उसे विकसित बनाना मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल। वर्ष 2024 में भारत का कृषि उत्पादन न सिर्फ कई गुना बढ़ा, बल्कि कृषि और डेयरी उत्पादों के निर्यात में भारत ने बनाई बड़ी पहचान। और नम आंखों के बीच पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम विदाई। दिल्ली के निगमबोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। नमन करने वालों का लगा तांता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित गणमान्य हस्तियों ने निगमबोध घाट पहुंचकर डॉक्टर साहब को दी श्रद्धांजलि। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड BBSSL की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि और किसानों को समृद्ध बनाने के विजन को साकार करने की दिशा में भारतीय सहकारी समिति लिमिटेड की महत्वपूर्ण भूमिका है। बैठक में सहकारिता मंत्री अमित शाह ने BBSSL के सामने वर्ष 2025-26 में 20,000 समितियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि BBSSL को बीज उत्पादन के लिए पानी और कीटनाशक के उपयोग को कम करने पर ध्यान देना चाहिए और साथ ही छोटे किसानों की उपज उच्चतम हो और उनकी फसल की परिपक्वता की अवधि अधिक हो, इस दिशा में BBSSL काम करना चाहिए। बैठक के दौरान उन्होंने सभी सहकारी संस्थाओं को किसानों को प्रमाणित बीज से खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में काम करने को कहा और इसके अलावा सहकारिता मंत्री ने बीज उत्पादन बढ़ाने से संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 10 साल का रोड मैप बनाने और उसकी निरंतर समीक्षा करने पर बल दिया और साथ ही समीक्षा के दौरान उन्होंने पारंपरिक मीठे या लुप्तप्राय बीजों के संवर्धन व संरक्षण के साथ साथ पोषक तत्वों को कम किए बिना दलहन और तिलहन के बीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए BBSSL को काम करने के निर्देश दिए। कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए किसानों को पूंजी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं के तहत न केवल किसानों को बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, बल्कि ऋण पर लगने वाले ब्याज में अनुदान भी दिया जाता है। और इसी कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को सरकारी बैंकों से पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, तारबंदी, फार्म पॉन्ड आदि कार्यों के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिस पर ब्याज में अनुदान भी दिया जाता है। राज्य के किसान योजना के तहत कृषि के लिए पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, तारबंदी, फार्म पॉन्ड आदि के लिए केंद्रीय सहकारी बैंक से ऋण ले सकते हैं। निर्धारित समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को ब्याज में 7% का अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा और इससे किसानों को कृषि कार्यों में सुविधा मिलेगी और इसके लिए किसान बैंक में आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मंथन बैठक की और इसमें साल 2024 की उपलब्धियों और आने वाले वर्ष 2025 की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई, जहां उन्होंने युवा, किसान, गरीब और महिला को पहली प्राथमिकता बताया। 25 में मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकताएं MP के CM मोहन यादव ने गिनाई। साल 2025 की 4 प्रायोरिटी युवा, किसान, गरीब और महिला को बताया पहली प्राथमिकता।
मोहन यादव ने कहा, देश में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य बनकर उभरेगा। सरकार किसानों को सोलर पंप देकर उनको हर साल बिजली का बिल भरने से देगी मुक्ति। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए होंगे सुधारात्मक प्रयास। मध्य प्रदेश सरकार की साल 2025 को उद्योग वर्ष घोषित करने की तैयारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2024 लागू किए जाने की स्वीकृति दी गई। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश के कृषकों की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रदेश में स्थापित 11 केवी फीडर्स और सौर ऊर्जा के सोलराइज किए जाने की स्वीकृति भी दी गई। इसके क्रियान्वयन से किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध होगी, जिससे उनकी जीवन शैली व्यवस्थित हो सकेगी। मंत्रिपरिषद द्वारा आगामी सिंहस्थ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शिप्रा नदी के तट पर शनि मंदिर से नागदा बाईपास तक करीब 29 किलोमीटर लंबाई के घाट निर्माण कार्य के लिए 778 करोड़ 91 लाख रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की गई। धान के किसानों को बोनस देने की घोषणा की थी, हमने उसका रूप परिवर्तित किया है। बोनस सिर्फ उन्हीं किसानों को मिल पाता था जो बड़े किसान थे, छोटे किसान भी किससे लाभान्वित हो, इसको ध्यान में रखते हुए अब हमने सभी धान उत्पादकों को 2000 रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस देने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में 70% से अधिक जिलों में सफल जन कल्याण शिविर लगाने के लिए भी मोहर लगी है। सरकार ने धान किसानों को बोनस देने का भी फैसला किया है। ये वादा चुनाव के दौरान किया गया था। वहीं प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन एवं जनजातीय कार्य विभाग की चिन्हित योजना अंतर्गत 100% सेचुरेशन के लिए नवीन योजना धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान आरंभ करने की सैद्धांतिक स्वीकृति भी प्रदान की गई है। हमने सभी जिलों में जन कल्याण शिविर लगाए थे, जिसमें 70% से अधिक जिलों में बहुत सफल जन कल्याण शिविर लगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद की बैठक में कहा कि गरीब किसान, युवा और महिला ये 4 वर्ग सरकार की प्रायोरिटी में है। इनका उत्थान करने के लिए सभी विभागों को मुख्यतः 4 श्रेणियों में बांटकर आपसी तालमेल बनाकर इन वर्गों का उत्थान करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। कैबिनेट मीटिंग में युवा, किसान, गरीब और महिला का खास ख्याल रखा गया है। अगर बात किसानों की जाए तो किसानों के लिए बोनस के साथ साथ सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध कराने की योजना बनी है। इसके साथ साथ प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कैबिनेट मीटिंग पे मुहर लगी है। कैमरामैन कुमार गौरव के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। और दिल्ली में बारिश ने जहां एक और तापमान में कमी ला दी है, तो वहीं सफदरजंग इलाके में सुबह 8:30 बजे तक हुई बारिश ने 1901 के बाद से दिसंबर माह में 24 घंटों में सर्वाधिक बारिश का दूसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, जिससे राजधानी के कई इलाकों में जल भराव हो गया है और यातायात पर असर पड़ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में देर रात बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को भी दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के कई स्थानों पर बारिश की संभावना है और इसके साथ ही चंडीगढ़ में बारिश के साथ ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश और गुजरात में घने कोहरे और गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश के मनाली, लाहौल और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। चारों ओर सफेद चादर जहां एक ओर पर्यटकों को आकर्षित कर रही है, तो वहीं स्थानीय लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो गई है। कुछ स्थानों पर बर्फबारी के साथ हल्की बारिश भी देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों में दिन के तापमान में करीब 8 से 9 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है और इसके साथ ही शीतलहर और हल्के से घना कोहरा होने की भी संभावना है। कृषि, किसानों और ग्रामीण भारत की तकदीर और तस्वीर को बदलकर उसे विकसित और मजबूत बनाना मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती और प्राथमिकताओं में रहा है। आज 2024 में भारत का कृषि उत्पादन न सिर्फ कई गुना बढ़ा है, बल्कि कृषि और डेयरी उत्पादों का निर्यात करने वाले देशों में भारत ने बड़ी पहचान बनाई है। पेश है ये खास रिपोर्ट। कृषि, किसानों और ग्रामीण भारत की तकदीर और तस्वीर को बदलकर उसे विकसित, मजबूत बनाना मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती और प्राथमिकताओं में रहा है। आज 2024 में भारत का कृषि उत्पादन न सिर्फ कई गुना बढ़ा है, बल्कि कृषि
और डेयरी उत्पादों का निर्यात करने वाले देशों में भारत ने बड़ी पहचान बनाई है। मोदी सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए दिल खोलकर बजट में प्रावधान किए हैं। किसान और खेती में तकनीक और अनुसंधान की भूमिका को बढ़ाकर मोदी सरकार ने कृषि को घाटे की जगह मुनाफे का सौदा बना दिया। देश के करीब 65% आबादी जो कृषि और इससे जुड़े हुए कार्यों में लगी है, उससे आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ा कदम बढ़ाया है। 2024 के अंत तक कृषि और ग्रामीण भारत में हुए कुछ बड़े कार्यों की बात करें तो कृषि में हुए डिजिटलाइजेशन ने इसकी तस्वीर को बदलकर रख दिया है। आज कृषि विज्ञान केंद्रों की मदद से उपज की लागत को कम कर उत्पादन को कई गुना बढ़ाने में बड़ी सफलता मिली है। कृषि में ड्रोन तकनीक का उपयोग बदलते कृषि क्षेत्र की तस्वीर को दर्शाता है। कृषि के बजट और उत्पादन में बढ़ोतरी। वर्ष 2014 से वर्ष 2024 की बात करें तो मोदी सरकार ने किसानों के लिए बजट को 6 गुना बढ़ाया है। वर्ष 2013-14 में 21,900 करोड़ रुपए के मुकाबले वर्ष 2024 में कृषि बजट 1,22,528 करोड़ रुपए का हो चुका है। सरकार ने बजट को बढ़ाकर किसानों को बड़ी सौगात दी, तो दूसरी ओर किसानों ने खाद्यान्न के उत्पादन को कई गुना बढ़ाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। वर्ष 2023-24 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 3,323 लाख टन पहुंचा। चावल उत्पादन रिकॉर्ड 1,378.25 लाख टन तक पहुंचा। गेहूं का उत्पादन 1,031.92 लाख टन रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं ने देश के करीब 11 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों को न सिर्फ कर्ज के बोझ से छुटकारा दिलाया है, बल्कि सीधे किसान के खाते में हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देकर उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया है। वर्ष 2024 तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3,46 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि वितरित की जा चुकी है। अपने खून पसीने से देश के अन्नदाताओं ने उत्पादन को तो बढ़ा दिया, लेकिन उसकी उपज के अच्छे दाम मिले, इसके लिए 2 दर्जन से ज्यादा फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2 गुना तक बढ़ाकर कुछ फसलों पर उससे भी ज्यादा बढ़ाकर मोदी सरकार ने किसानों की आमदनी को बढ़ाने का काम किया है। कृषि उत्पादों के निर्यात में करीब 54% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें करीब 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं से किसानों को सस्ता कर्ज मुहैया करवाना हो, कृषि चौपाल जैसे कार्यक्रमों से किसानों से सीधे संवाद की बात हो, ग्रामीण भारत में रह रहे गरीब लोगों को घर उपलब्ध करवाना, गाँवों में पक्की सड़कों का निर्माण, घर घर बिजली पहुंचाना, संपत्ति विवादों को सुलझाने के लिए स्वामित्व जैसी योजनाओं को लागू करना, ये मोदी सरकार की ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं जिससे आज 2024 के अंत में कृषि और किसान बड़े सम्मान के साथ देश के विकास में बड़ा योगदान दे रहे हैं। हर साल की तरह 2024 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के अलग अलग राज्यों में कृषि और किसानों को कई लाख करोड़ रुपए की सौगातें देने का काम जारी रखा है। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और हरियाणा के जिला फतेहाबाद स्थित मां की रसोई लोगों के लिए मानवता का अद्भुत उदाहरण बनी हुई है, जहां पर प्रतिदिन लाखों लोग 10 रुपए से पेट भर भोजन करते हैं और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मां की रसोई बनी मानवता की अद्भुत मिसाल। 2 वर्षों से भूखों और जरूरतमंदों को मात्र 10 रुपए में स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन, गरीबों को निःशुल्क भोजन कराता है मां की रसोई। हरियाणा के जिला फतेहाबाद में स्थित है मां की रसोई। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित मां की रसोई मानवता की अद्भुत मिसाल बन चुकी है। ये रसोई पिछले 2 वर्षों से भूखों और जरूरतमंदों को मात्र 10 रुपए में स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर समाज सेवा का एक अनोखा उदाहरण पेश कर रही है। यहाँ रोजाना हजारों लोग खाना खाकर अपनी संतुष्टि जाहिर करते हैं। यहाँ खाना खाने वाले लोगों का कहना है कि मां की रसोई का भोजन घर से भी स्वादिष्ट है और ये पहल मानवता की सबसे बड़ी सेवा है।
गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मरीजों को भी यहां से निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। माँ की रसोई 2.5 साल से चल रही है। लगभग 450-500 आदमी डेली खाना, लगभग सभी शहर का सहयोग है उसमें। मां की रसोई के प्रमुख संचालक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि मानवता की सेवा के लिए ये कार्य वो पिछले 2 साल से कर रहे हैं, क्योंकि ये काम केवल उन लोगों के लिए किया जा रहा है जो रोटी के कारण भूखे रहते हैं या फिर समय अभाव के कारण वो घर नहीं जा पाते। उनके लिए ये व्यवस्था यहाँ निःशुल्क की गई है। पूरे सप्ताह अलग अलग सब्जियों के साथ विभिन्न प्रकार की चपातियां, सलाद तथा मीठे के साथ ये खाना दिया जाता है तथा खाना खाकर हर व्यक्ति अपनी संतुष्टि जाहिर करता है कि घर से भी स्वादिष्ट खाना उन्हें यहाँ पर फ्री उपलब्ध हो रहा है। जब से जहाँ पे माँ की रसोई बनी है और हम घर से खाना नहीं लाते, क्योंकि जहाँ पे 10 रुपए में भरपेट खाना मिल जाता है और बहुत अच्छा खाना बनता है जहाँ पे, और जहाँ पर जितने भी जो दिहाड़ी वाले मजदूर हैं वो भी आते हैं और भरपेट खाना खाते हैं। मैं और मेरे कुछ दोस्त हैं वो डेली यहाँ पर 10 रुपये दे करके खाना खा के जाते हैं और ये बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। पास में एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ से पैक होकर खाना जाता है जो बिल्कुल फ्री है। मां की रसोई का खाना नजदीक के सरकारी अस्पतालों में भी जाता है, जहां मरीजों को बिना किसी शुल्क भोजन दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। ज्यादातर मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में 26 दिसंबर को धनिये का भाव था 6,850 रुपए। 27 दिसंबर को इसके भाव में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,700 रुपए। इसी तरह राज्य की ही हलवद मंडी में इस दौरान धनिये के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 26 दिसंबर को धनिये का भाव रहा 6,600 रुपए। 27 दिसंबर को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 6,500 रुपए पर हुए। राजकोट मंडी में धनिये के भाव की बात करें तो यहाँ बीते गुरुवार को धनिये का भाव रहा 7,400 रुपए। शुक्रवार को इसके सौदे 100 रुपए गिरकर 7,300 रुपए पर हुए। विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल यानी 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात 1,08,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये के निर्यात में करीब 54,143 टन की बढ़त देखने को मिली है। सत्ताईस दिसंबर को दूसरे राज्यों के मुकाबले गुजरात की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली की आवक देखने को मिली। भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में 26 दिसंबर को मूंगफली का भाव था 5,750 रुपए। 27 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 5,750 रुपए पर बना रहा। राज्य की जसदण मंडी में 26 दिसंबर को मूंगफली का भाव था 5,100 रुपए। 27 दिसंबर को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 5,200 रुपए पर हुए। हालांकि राजकोट मंडी में बीते गुरुवार को मूंगफली का भाव था 5,500 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट देखने को मिली और भाव हो गया 5,450 रुपए। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में 26 दिसंबर को मूंगफली का भाव रहा 4,350 रुपए। 27 दिसंबर को इसके सौदों में 40 रुपए की नरमी आई और भाव 4,310 रुपए पर आ गया। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। एपीडा के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान देश से होने वाला मूंगफली का निर्यात 3,53,550 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली का निर्यात
3,17,772 टन का हुआ था। यानी अप्रैल और अक्टूबर महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 35,778 टन का इजाफा देखने को मिला है। वहीं मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ मूंगफली की पैदावार साल 2024-25 के दौरान 103,60,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृषि और आज हम उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के किसान तेज हवाएं चलने पर खड़ी फसलों में सिंचाई न करें और न ही किसी तरह का उर्वरक का छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश के किसान लहसुन की बुवाई पूरी कर लें। पहले से बोई गई लहसुन की फसल में निराई गुड़ाई कर लें। साथ ही जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहाँ के किसान आलू की बुवाई के समय मिट्टी में नमी का विशेष ध्यान रखें। बुवाई के 2 से 3 दिन के अंदर हल्की सिंचाई कर लें। उत्तर प्रदेश के किसान बैंगन फसल की लगातार निगरानी करते रहें। अभी के समय बैंगन की फसल में फल छेदक कीटों की समस्या हो सकती है। साथ ही मिर्च और टमाटर की फसल में सफेद मक्खी लगने की आशंका है। फसलों में किसी भी तरह के कीट और व्याधि लगने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर कीटनाशकों का छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश के किसान अभी के समय फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की रोपाई कर लें। इसके अलावा अभी का समय उत्तर प्रदेश में मशरूम की खेती के लिए बेहद उपयुक्त है। बात करें बिहार की तो यहाँ के किसान अगेती आलू की फसल में समय पर निराई गुड़ाई करें। साथ ही जरूरत के अनुसार हल्की सिंचाई करें। मिट्टी चढ़ाने का काम मिट्टी की नमी को ध्यान में रखते हुए करें। अगेती आलू की फसल में झुलसा रोग का प्रकोप हो सकता है। लक्षण दिखाई देने पर विशेषज्ञों की सलाह पर कीटनाशकों का छिड़काव करें। टमाटर की फसल में फल छेदक का प्रकोप होने की आशंका है। टमाटर फसल की लगातार निगरानी करते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में दिल्ली के निगम बोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। और भूटान के प्रधानमंत्री राजा नरेश जगमे खेसकर नामग्याल वांगचुक ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनाथ सिंह ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर में ईडी ने छापेमारी की है। ईडी ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे कवासी लखमा के बेटे हरीश कवासी के घर में छापा मारा है।
किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।